एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एयरफोर्स 2020 एग्जाम की एक नई प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस सीरीज में आपको टोटल 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे आने वाले परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो आप हर दिन शाम में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना ना भूलिएगा और इन सारे प्रैक्टिस सेट का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर लें। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, NDA 2020 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया, आप इसे डाउनलोड कर लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। इन 5 मॉक टेस्ट का दाम केवल 25 रुपये रखा गया है। तो आप सभी लोग एक बार इसे जरूर सॉल्व करें। इसे परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वीडियो देखने के बाद उसे परचेज कर लें। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। एक सीरीज दिया गया है दोस्तों और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो ध्यान से देखिए यह सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है। सबसे पहले 5 और 11, इन दोनों के बीच अगर आप रिलेशन देखोगे तो 5 से 11 कितना बड़ा है। अगर हम 5 में 6 ऐड कर देते हैं तो 11 होता है। अब वापस से 11 और 23 के बीच का रिलेशन देखिए। तो 11 में अगर आप 12 ऐड करोगे तो ऐड करने पर हमें 23 प्राप्त होगा। उसी तरह से 23 और 41 के बीच अगर हम देखें तो 23 में 18 ऐड करने पर 41 और फिर से 41 में 24 ऐड करने पर हमें 65 मिलता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों कि हर बार 6 एक्स्ट्रा करके ऐड कर दिया जा रहा है। तो लास्ट टर्म क्या था, लास्ट टर्म में हमने 24 ऐड किया था ना। तो अब जो अगली संख्या यहाँ पर आएगी इसमें हमें 24 + 6 यानी कि 30 जोड़ के लिखना होगा। तो 65 में 30 को ऐड करने पर कौन सी संख्या आएगी। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो हमें प्राप्त होगा 95, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एक लड़का अपनी माँ को ढूंढते हुए पूर्व दिशा में 5 मीटर, फिर 5 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है, पुनः 5 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाता है। तो इस समय वह लड़का अपने मूल स्थान से कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप डायरेक्शन को समझ लो कि डायरेक्शन कैसे होता है। यह हो गया नॉर्थ, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब जो यह डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इस वाले डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ वेस्ट एंड ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो हमसे सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक लड़का अपनी माँ को ढूंढते हुए 5 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। मान लो उस लड़के ने चलना प्रारंभ किया और 5 मीटर यहाँ ईस्ट में गया। अब इसके बाद वो 5 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है, यानी कि साउथ वेस्ट की ओर 5 मीटर कैसे जाएगा। साउथ वेस्ट का डायरेक्शन आपको मैंने यहाँ पर बताया था ना, ये है, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो वो इधर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। इसके बाद से उत्तर पश्चिम की ओर 5 मीटर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किधर पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में पड़ेगा ना, यानी कि यहाँ से 5 मीटर फिर से यह चलता है। तो बताइए कि अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर देखो, चलना प्रारंभ किया था A से, B पर गया, C पर गया और वापस से घूमकर A पर ही चला आया है, यानी कि वह अपने मूल स्थान पर ही है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। सो ऑप्शन A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। संख्याएं क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, दो संख्या है 3:4, तो मान लो पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 4x है। अब क्या कहा गया कि दोनों में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं, 3x में भी 2 ऐड करेंगे और 4x में भी 2 ऐड करेंगे, तो हमें एक नया रेशियो मिलता है जो कि है 7:9। तो बताना है कि वो संख्या कौन सी है। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो हमारी संख्या निकल कर चली आएगी। देखिए x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3x + 2 से, तो यह होगा 27x + 18 =
7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 2 से, तो यह हो जाएगा 28x + 14। अब आप यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो 28x में से 27x घटेगा तो यह केवल x बचेगा, इक्वल टू 18 और 14 है, दोनों माइनस होगा तो यहाँ से 4 आ जाएगा। x का वैल्यू हमने निकाल लिया 4, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 3 × 4 यानी कि 12, और दूसरी संख्या हो जाएगी 4 × 4 दैट मीन्स 16। सो देखिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे 5 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो धारा की विपरीत दिशा में जाने का स्पीड क्या है, धारा के विपरीत जाने का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की दिशा में स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर तय कर रहा है 5 घंटा में, यानी कि इसका जो स्पीड है वो होगा 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर डिस्टेंस बाई टाइम का फॉर्मूला यूज करके हमने स्पीड निकाल लिया। तो देखिए दोनों अब स्पीड आपके सामने है, धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर और धारा की दिशा में 8 किलोमीटर। अब आपसे अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए या फिर किसी भी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, तो आपको क्या करना है कि जो धारा के विपरीत दिशा में स्पीड है और धारा के साथ में स्पीड है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 8 और 6 ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 14, और 14 को 2 से डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगा 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटे है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में प्रिंट हो गया था, जिसके कारण मैंने इसे काट दिया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। यदि P का अर्थ माइनस Q का अर्थ प्लस R का अर्थ डिवाइड तथा T का अर्थ गुना हो तो इस इक्वेशन का वैल्यू बताइए। यहाँ पर हमें सारे वैल्यूज को रखना है और इसमें जो साइन बताया गया है उसे चेंज कर देना है। सबसे पहले क्या है 375 P75, P का वैल्यू माइनस है ना, यानी कि यह हो जाएगा 375 - 75। अब इसके बाद क्या है R5, R का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया डिवाइड, दैट मीन्स हम यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे 5 से। फिर इसके बाद क्या है T25, और T का मतलब है गुना, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा गुना 25, और लास्ट में Q8, Q का मतलब है प्लस, तो हमने यहाँ पर +8 कर दिया। देखो इसे यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 5 से 75 कटेगा 15 बार में, और 15 × 25 इन दोनों को कीजिए, और इधर देखिए 375 + 8 ऐड करने पर कितना मिलेगा हमें। 375 में जब आप ऐड करोगे तो यह होगा 383 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 में 15 से गुना करोगे तो यह हो जाएगा 375, यानी कि दोस्तों इन दोनों को माइनस करने पर हमें वापस से 8 मिलेगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। 9, 16, 30 और 58 के बाद आपको बताना है कि अगली संख्या कौन सी आएगी। देखिए कैसे यह सीरीज आगे बढ़ रही है। अगर आप 9 में 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या प्राप्त होगा 9 × 2 18, और 18 में आप 2 को वापस से माइनस कर दोगे तो यह संख्या 16 हो जाएगी, जो कि अगले टर्म में लिखा गया है। अब देखो वापस से आप 16 को 2 से गुना करोगे तो यह संख्या आएगी 32, और 32 में अगर आप फिर से 2 माइनस कर दोगे तो यह हो जाएगा 30, जो कि नेक्स्ट टर्म में लिखा गया है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर सीरीज को देखा कि कैसे बढ़ रहा है। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 माइनस कर दो। तो अब उसी तरह से 58 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 116, और इसमें से अगर आप 2 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 114, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 2 गोलों का क्षेत्रफल 1:4 है तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। 2 स्फेयर्स हैं, उनका एरिया दिया गया है रेशियो में। दोनों जो स्फेयर्स हैं उसका रेशियो में एरिया है 1:4। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्फेयर्स का वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्फेयर के एरिया का फॉर्मूला यूज करके
हम इस अनुपात से इन दोनों स्फेयर्स का रेडियस कैलकुलेट करेंगे और फिर उसी रेडियस को यूज करके इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो स्फेयर का क्षेत्रफल क्या होता है, स्फेयर का एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा क्या है, दूसरा भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, पहला जो आर स्क्वायर है वो आपका पहला स्फेयर का है और नीचे वाला आर स्क्वायर दूसरे का है। तो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, दोनों सेम है। अब हमारे पास क्या बचा, R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, और इसका वैल्यू यहाँ पर हमें 1/4 दे दिया गया है। अगर R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर का वैल्यू 1/4 है तो R1 बाई R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हमने R1 निकाल लिया यानी कि पहले स्फेयर का रेडियस, और R2 निकाल लिया मतलब दूसरे स्फेयर का रेडियस। अब चलिए इसी रेडियस को यूज करके वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहला स्फेयर हो गया और दूसरा भी स्फेयर हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से 4/3 पाई से 4/3 5 कट गया, हमारे पास केवल क्या बचा, आर क्यूब बाई आर क्यूब। पहला आर है हमारा 1 और दूसरा आर है यहाँ पर क्या है 2, इन दोनों का क्यूब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8। यानी कि दोस्तों इसके वॉल्यूम का रेशियो है यहाँ पर 1:8। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति 400 आमों की लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है, तो इसमें लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर कोई m वस्तु का क्रय मूल्य n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, m - n डिवाइडेड बाई n इंटू 100। यहाँ पर m का वैल्यू 400 है और n का वैल्यू 320 है। तो सबसे पहले m - n निकालेंगे, तो 400 में से 320 को घटाओगे तो क्या होगा, यह संख्या हो जाएगी 80। डिवाइड कर देंगे हम n से यानी कि 320 से, और गुना कर देना है 100 से। अब इसे काटो, एक शून्य से एक शून्य कटेगा और 8 से 32 कटेगा 4 बार में। अब 4 से वापस 100 को जब आप डिवाइड करोगे तो होगा 25 बार में, यानी कि टोटल प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर 25 का है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 10 वर्षों के बाद ए की आयु वी की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी। यदि अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो वी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि वी की वर्तमान आयु क्या है, वी की वर्तमान आयु x है। तो प्रश्न के अनुसार से ए की वर्तमान आयु क्या होगी, ए बी से 9 वर्ष बड़ा है यानी कि ए की आयु यहाँ पर x + 9 वर्ष हो गई। दो चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल लिया कि v का प्रेजेंट एज x है और a का प्रेजेंट एज x + 9 है। अब प्रश्न में क्या कहा गया कि आज से 10 वर्षों के बाद a की आयु, यहाँ पर देखो a की आयु अभी क्या थी, a की आयु x + 9 है, लेकिन प्रश्न में कंडीशन दिया गया कि आज से 10 वर्ष बाद यानी कि +10 कर देंगे, इक्वल होगा v की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी, यानी कि v का अभी प्रेजेंट एज x है तो 10 वर्ष पहले उसका एज x - 2 होगा और इसका दुगना हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन दे दिया गया हमसे प्रश्न में। तो हमसे पूछा गया कि v की आयु बताइए, v की आयु x थी, अगर हम x का वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो x + 9 + 10 है तो क्या होगा, यहाँ पर x + 9 और 10 दोनों ऐड होगा तो 19 हो जाएगा, इक्वल टू इधर 2 में अगर x - 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा 2x - 20। तो अब देखो दोस्तों 2x में से x घटेगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू x हो जाएगा और x = -20 है और -19 है, दोनों यहाँ पर प्लस होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 39 ईयर्स, यानी कि v की प्रेजेंट आयु 39 वर्ष है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास यानी कि डायमीटर क्या है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है 88 किलोमीटर, राउंड लगाता है 1000, तो बताना है कि उस पहिए का डायमीटर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला है,
फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और यहाँ पर 2πr में हम क्या करेंगे, जितना राउंड लगा है चक्का का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1000 से। तो देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर हमें फाइंड करना है, और इसमें हम 1000 से गुना कर देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 किलोमीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर दिया गया ऑप्शन में वो मीटर में है, यानी कि इस किलोमीटर को भी हमें क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखो 1000 से तो 1000 ऐसे ही कट गया। इसके बाद इधर 22 दूना 44, 44/7 है ना, यानी कि यह नीचे आ जाएगा 44 और ऊपर में चला जाएगा 7। तो यहाँ से देखो 44 में 88 को 2 बार में काटेगा और 2 में 7 से गुना करोगे तो 14 होगा, यानी कि रेडियस तो हमने यहाँ से निकाल लिया 14 मीटर। हमसे प्रश्न में पूछा गया कि डायमीटर क्या है, तो 14 दूना 28, यानी कि डायमीटर हो जाएगा यहाँ पर 28 मीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, 1075 का मान क्या होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस हर साल एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछली बार आपसे एग्जाम में 1015 का वैल्यू पूछ लिया था। तो आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं उसे याद कर लें। यहाँ पर 1075 इसका वैल्यू होगा दोस्तों 2 + √3, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, श्रृंखला में अगला पद कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखो सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। अगर आप 2 में 2 से गुना कर देते हो तो 4 मिलेगा। 4 में अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो आपको 7 प्राप्त होगा। वापस अगर आप 7 में फिर से 2 से गुना करोगे तो 14 मिलेगा, और 14 में 3 ऐड करने पर 17 मिलेगा। उसी प्रकार से 17 में आप जब 2 से गुना करोगे तो 34 मिलेगा, और 34 में अगर आप 3 अब ऐड करते हो तो हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 37, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें देखिए आपको बताना है कि खाली स्थान की जगह पर कौन कौन सा अल्फ़ाबेट्स आएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सबसे लास्ट सीरीज को ध्यान से देखें तो क्या है, x और y है। अब आप पूरे सीरीज को देखिए तो x और y के पहले कौन सा संख्या आ रही है, x और y के पहले z आता है ना, यानी कि लास्ट में सीरीज में आपको z फिल करना है। अब अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको पहले ही आंसर पता चल जाएगा कि केवल ऑप्शन सी में ही लास्ट टर्म z है, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। वैसे यह सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है उसे समझ लीजिए। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यह जो सीरीज है वो बढ़ रही है y x z, और फिर है यहाँ पर x y z, इसी तरह से y x z, और फिर आगे है z x z y z। जैसे देखो यहाँ पर y x z यहाँ पर है, तो अब x के बाद कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर y फिल किया जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पर y आना चाहिए ना। आप अगर ऑप्शन सी को देखोगे तो देखो चौथे नंबर पर y है। फिर इसके बाद क्या है, y के बाद कौन सी संख्या आएगी, y के बाद यहाँ पर z आना चाहिए, फिर से y x z होगा। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप पीछे से देखोगे तो आपका आंसर पहले ही पता चल जाएगा, अदरवाइज आपको शुरू से पूरे यहाँ पर जितने भी खाली स्थान हैं उन सभी को फिल करके देखना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विषम शब्द युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर देखो पेन में स्याही भरा हुआ होता है, ब्रश जो है उसे हम क्या करते हैं, ब्रश रंग उठाकर ब्रश से कलर करते हैं। उसी तरह से पेंसिल में लिखने के लिए लेड लगा होता है, लेकिन जो चित्रांकनी है यानी कि यहाँ पर जो पेंटिंग है इसका चार्ट से कोई संबंध नहीं बनता है। चार्ट पर हम पेट बनाते हैं, लेकिन बाकी जो तीनों यहाँ पर किसे दिया गया है, पेन में स्याही लगा होता है लिखने के लिए, ब्रश में रंग लगा होता है पेंट करने के लिए, और पेंसिल में लेड रहता है लिखने के लिए, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों एक जैसे हैं, बाकी सी ऑप्शन अलग है। अगला प्रश्न है 36। इसमें देखो गौरैया, कौड़िला, सारस और मरमर पक्षी, इन चारों में से आपको चूज करना है कि कौन सा एक अलग है। तो देखिए यहाँ पर जो कौड़िला, सारस और मरमर पक्षी हैं, ये तीनों के तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तीनों की एक ही टाइप की सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो गौरैया है यह बिल्कुल इन सभी से अलग है, यह एक घरेलू पक्षी है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इसमें से आपको विषम को चुनना है।
तो देखिए अगर आप बी ऑप्शन को देखोगे तो ए, डी, जी और जे इन सभी डिजिट्स के बीच में 3 का डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर देखिए ए और डी के बीच में क्या है, बी और सी है ना, यानी कि तीसरा डिजिट डी लिखा गया है। उसी प्रकार से डी और जी के बीच में क्या है, ई और एफ आता है। तो आपको बी और सी और डी इन तीनों ऑप्शंस में बिल्कुल यही पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट है आई एम क्यू यू, यह इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। आई एम के बीच में देखिए कौन कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, जे के एल, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि चौथा अक्षर लिखा गया है, बाकी सब में तीसरा अक्षर लिखा गया है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 3 गुना 7 21 होगा, उसी प्रकार से 2 गुना 8 16 है। तो अगर आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह वाला संख्या मिल जाएगा, यानी कि 12। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है, आपको बताना है कि 4 के सामने वाले फलक की संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल शानदार तरीका मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपको क्या फाइंड करना है, 4 के पीछे वाली संख्या ना, तो इस पासे के साथ कोई एक और ऐसा पासा चुनिए जिसमें 2 या 1 दिया हुआ हो। तो इस तरह का 2 पासा है, पहला है और तीसरा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरे और चौथे को लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 कहाँ लिखा गया है, ऊपर में ना, तो सबसे पहले 2 लिख दीजिए। फिर इसके बाद इस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 2 के बाद 5 है और 5 के बाद 3 है। अब क्या करना है कि आपको अपना जो रिजल्टेंट पासा है जिसका आपको संख्या फाइंड करनी है, उसमें देखिए 2 कहाँ पर है, 2 के सामने 2 आप लिख दीजिए। इसके बाद नीचे 4 लिख देना है और इसके बाद 1 लिख देना है, इसी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, अगर 2 संख्याएं बिल्कुल एक जैसी हो जाती है, यानी कि ये वाला पासा आपका आंसर नहीं देगा, तो आपको ये वाला पासा छोड़ देना है। अब देखिए एक और कौन सा पासा हमने देखा था, ए था और डी। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो इसमें से ए मिल रहा है और इसमें से भी 1 मिल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि 1 से शुरू करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो 1 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 5 आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी हमें सबसे पहले 1 लिखना है, इसके बाद 2 आएगा और इसके बाद 4 आएगा। आपसे पूछा क्या गया कि 4 के सामने वाली संख्या कौन सी होगी, तो देख लीजिए 4 के सामने में जो डिजिट आ रहा है वही आपका आंसर होगा, यानी कि 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। पुस्तकालय, पुस्तक और रैक। देखिए एक पुस्तकालय है, इसमें बहुत सारे रैक्स भी होंगे और इसमें बहुत सारी पुस्तक भी होती है। तो आपका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इसमें भी आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो यह 16 होगा और 3 का स्क्वायर निकालोगे तो 9 होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर हमें मिलेगा 25, जो कि नीचे वाले बॉक्स में लिखा गया है। उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर 81 और 11th का स्क्वायर यहाँ पर 121, दोनों को ऐड करने पर हमें 202 मिलेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49 निकालेंगे और 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 49 + 1 होगा 50, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें आपको बताना है कि यह जो फिगर दिया गया है वो कहाँ से काटा हुआ है, इस फिगर से कौन सा फिगर काट के बनाया गया है। तो आपको साफ दिख रहा है कि जो डी ऑप्शन है इस वाले फिगर से काट के निकाला गया है, यानी कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 43 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हो तो यह संख्या 12 आती है, जो कि बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर आप 6 और ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो यह भी 12 आएगा, जो बीच में लिखा गया है। तो अब वापस से आपको क्या करना होगा, 1 में कोई ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करनी होगी जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 प्राप्त हो। तो 1 में आप 12 से गुना करोगे तो 12 होगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी। यह पुस्तक लिखा गया था दोस्तों
अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित जानवरों में से सबसे बड़ी आंत किसकी होती है? बिगेस्ट इंटेस्टाइन, यह होता है गाय का, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। सल्फर किस में आसानी से घुलनशील है? तो दोस्तों सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में बिल्कुल आसानी से घुल जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 47 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लेख 36 से 51 को किस रूप में जाना जाता है? जो आर्टिकल 36 से 51 है, यह आर्टिकल जाना जाता है राज्य के निर्देशक तत्व की नीति से, यानी कि जो एसपीडीपी है, सॉरी डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह वर्णित किया गया आर्टिकल 36 से 51 में। 48 क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 49 क्वेश्चन है, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? यह मेडिकल कॉलेज स्थित है दोस्तों पुणे में। और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं? ये दोनों जुड़ा हुआ है हुसैन सागर से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज का वीडियो समाप्त हुआ। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर लें।